एक बात बताओ मुझे, कभी भी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है क्या, है ना? बिना रूल्स के अकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसी तरह कुछ कंसेप्ट भी होते हैं, जैसे हमने डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़े थे कि भैया अकाउंट को डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, उसके लिए कुछ गोल्डन रूल था हमारा। उसी तरह कुछ कंसेप्ट हैं जिनके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, और कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस मतलब कि अज्यूम करके चलते हैं हम कि ये तो होगा ही होगा। तो कुछ अजम्पशंस हैं और कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो ये बताओ मुझे, ये जो अजम्पशन और कंसेप्ट हैं, ये सिर्फ इंडिया में अप्लाई है या सिर्फ अमेरिका में अप्लाई है या सारी जगह अप्लाई है? यूनिवर्सल है, बिल्कुल। इसीलिए इस अकाउंटिंग के कंसेप्ट को बोलते हैं GAAP। क्या बोलते हैं? जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि जनरली सारे लोग इसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो कहीं की भी अकाउंटिंग कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या हेडिंग लिखो? थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, और उसमें भी लिखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स कंसेप्ट एंड अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स कंसेप्ट एंड अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स कंसेप्ट एंड अजम्पशंस। अगर ठंड लगे तो कोई बात नहीं, बंद कर देंगे बाद में, नॉर्मल एक बार होने दो। ठीक है, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग कोई भी अजम्पशंस को या कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अज्यूम किए बिना या उस कंसेप्ट के बिना अकाउंटिंग करोगे तो वो ठीक होगी, गलत होगी? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, बिल्कुल। आप तो उसको अज्यूम नहीं कर रहे, दुनिया सारी अज्यूम कर रही है उस बात को, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले लिखो कंसेप्ट, एक्सप्लेन करने, क्या जूम कर दूं? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सेम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट अडॉप्ट बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली वे रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेज में हमने नोट्स बना रखे हैं, सेम आपको लिखने होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ रूल्स हैं और एक्शन है, कंडक्ट एंड अडॉप्ट बाय अकाउंटेंट, कोई भी अकाउंटेंट, यूनिवर्सली वे रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जी, जो बुक कीपिंग करता है वो भी रिकॉर्ड करना जिसने कर दिया स्टार्ट, वो इन प्रिंसिपल्स के बिना या इन अजम्पशंस के बिना अकाउंटिंग कर ही नहीं सकता। ये थ्योरी आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए इस थ्योरी को आप हल्के में नहीं ले सकते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन, कंडक्ट नहीं, ये मैं बताऊंगा, अभी ये लिखनी है। ये बताओ, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी एक्शन या रूल जो यूनिवर्सली कोई भी अकाउंटेंट जो भी रिकॉर्डिंग करेगा वो अडॉप्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये बताओ सारे करेंगे या कोई कोई करेगा? मतलब यूनिवर्सली सारे करेंगे ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैप, GAAP। गैप की क्या फुल फॉर्म है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, दैट्स वी कॉल्ड, लिखना आगे स्टार्ट करो इस लाइन से आगे, दैट्स वी कॉल्ड गैप
ऑफ दीज रूल्स। हाँ, गैप, पहले गैप लिख के GAAP, फिर आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 11th क्लास में पूछा जाता है कि गैप की फुल फॉर्म बताओ। गैप जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्ट, दैट्स वी कॉल्ड गैप, GAAP। गैप, बिकॉज, आगे लिखो बिकॉज, गैप की फुल फॉर्म लिख के फिर आगे लिखो बिकॉज these guidelines or rules adopt by accountant uniformly on the time of preparation financial statement, on the time of prepare financial statements। ठीक है जी। तो कुल मिला के बात यह है, अगर हम शॉर्टकट में समझें, कि इनको GAAP इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी अकाउंटेंट जो भी अकाउंटिंग करेगा ना, उसको इन रूल के बारे में जानकारी होना जरूरी है और इनको फॉलो करना भी जरूरी है, चाहे वो अकाउंटिंग कहीं की भी हो रही हो, कहीं पे भी हो रही हो, ये यूनिवर्सल है। ठीक है जी। कुछ फीचर हैं इसके फीचर वैसे तो बड़े बकवास होते हैं, बट बहुत बार पूछे गए हैं, तो फीचर पे बड़ा ध्यान दो। पहले सुन लो फिर देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। ये बताओ, प्रिंसिपल कौन बनाता है, भगवान बनाता है कि इंसान बनाता है? तो ये सिर्फ इसके लिए लाइन है या साइंस के लिए भी मैं बोल सकता हूं, साइंस के रूल के बारे में मैन मेड ही होते हैं सारे? क्या भाई? नहीं, कंप्यूटर तो कोई नहीं बनाता यार, कंप्यूटर रूल कब से बनाने लग गए? अगर कंप्यूटर रूल बनाने लग जाएंगे ना तो देश का नाश ही है दुनिया का। तो सारे रूल क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। पहला तो वैसे ही बकवास सा है। सेकंड देखते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल है भाई, चेंज हो सकते हैं। अगर कोई अपने दम की बात करे, अच्छे से बात करे, तो उसको हम चेंज करवा सकता है वो। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड, जनरली सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेती है। एक बार कहीं अमेरिका में कोई चेंज हुआ तो उसको सारी दुनिया में चेंज कर दिया जाएगा। ऐसे ही भारत में कोई अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में चेंज होगा तो पूरी दुनिया में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है। तो 3 इसके प्रिंसिपल्स हैं, लिखो जल्दी, कीजिए जल्दी भैया। फीचर्स, ठीक है जी, जल्दी लिखो। बस ये लिख लो, मैन मेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भैया, जल्दी करो। ये अगला सेंटेंस मत लिखो ना इसको, ये तो कॉमन है ही। तो आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं इसकी डिटेल कभी बताता ही नहीं हूं क्योंकि बच्चे वैसे जानना ही नहीं चाहते ज्यादा। तो आज हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है। अरे भैया क्या चाहते हो, चलो भाई। ठीक है। सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, 1 मिनट। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, क्या बोला मैंने? इसको हम अजम्पशन भी बोल सकते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब अज्यूम करना। एक बात बताओ मुझे, आप अपना धंधा स्टार्ट करते हो तो आप क्या अज्यूम करके चलते हो कि उसको लंबे टाइम तक चलाना है या 1-2 साल तक? अगर
1 महीने में पैसा डबल करने वाली बात है 20 दिन में वाली, तो क्या करेंगे हम, जल्दी ही डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम अच्छा धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या अज्यूम करके चलेंगे कि हमें उसको सालों साल तक चलाना है। ये मानते हो कि नहीं मानते? कोई भी धंधा शॉर्ट टर्म के लिए सोचा जाता है क्या? अगर शॉर्ट टर्म के लिए किया जाए वो धंधा नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, वो बस जो भी होता है वो अलग बात है। हम तो सोच के चलते हैं ना, मैंने क्या बोला, अज्यूम करके चलते हैं। लॉस तो अभी हुआ ही नहीं, धंधा स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई लॉस मेकिंग बिजनेस स्टार्ट क्यों करेंगे हम? होता है तब बंद कर देंगे, पहले से ही सोच के चलोगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। जिस दिन स्टार्ट करोगे, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। आज तुम बैठे तुम्हारा दोस्त बैठा कि भैया धंधा स्टार्ट करते हैं, तो पहला ही दिन ये बोल दोगे अरे भैया लॉस हुआ तो बंद कर दूंगा मैं? ऐसे करते हो क्या? धंधा जो भी स्टार्ट होता है पहले क्या सोच के चलते हैं हम, लंबे टाइम तक चले। एक बात बताओ मुझे, मैं आपके बिजनेस में आया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस का जो एम है, गोल है, वो लंबे टाइम तक चलने का है? कैसे पता चलेगा मुझे? चीजों को देखकर, चीजों को देख के कैसे पता चलता है? अरे भैया आज ही स्टार्ट किया है, बताओ। हाँ भाई, प्रॉफिट का आज ही स्टार्ट किया है। विजन तो बड़ी बड़ी बकवास तो कोई भी मार देगा, मेरे से मरवा लो कोई बड़ी बड़ी बकवास, विजन तो कोई भी मार देगा ना। बताओ फिर, सोचो, कोई भी बिजनेस कैसे पता चलेगा कि वो लंबे टाइम तक चलेगा? बताओ। आप एक बार बताओ, आप एक बिजनेस, क्या कस्टमर से पहले दिन कौन कस्टमर देख लेगा? ठीक है, चलिए, किसी भी बिजनेस को लंबे टाइम तक कैसे वो चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिजनेस की फिक्स एसेट्स देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी? अगर उसने अच्छी खासी फिक्स एसेट्स खरीद रखी है, फिक्स एसेट्स मतलब अपने धंधे को एस्टेब्लिश कर रखा अच्छे से पहले से ही, तो वो क्या होगा, वो बिजनेस लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहा है। तो किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका विजन लॉन्ग टर्म का है कि नहीं है, वो किसके बेस पे पता चलता है? अगर किसी ने 10 साल के लिए 10 करोड़ की मशीन खरीद रखी है कि भैया 10 साल तक इसको यूज करूंगा मैं, तो इसका मतलब क्या है, 10 करोड़ की मशीन ऐसे तो खरीदेगा नहीं, वो गोली देने के लिए तो खरीदेगा नहीं। 100 करोड़ 200 करोड़ की मशीन खरीद रखी है किसी ने, या एसेट्स खरीद रखी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो धंधा चलेगा। बाई चांस बंद हो जाए तो वो बात की बात है, लेकिन वो अज्यूम करके चल रहा है कि गोइंग कंसर्न हमारा एम है। तो इसमें पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानी पहचानी लगेंगी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस अज्यूम दैट सेल कंटिन्यू कैरी आउट द ऑपरेशनल इनडिफाइनेट पीरियड। इनडिफाइनेट मतलब जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, फॉर ए लॉन्ग पीरियड और टाइम, इट वुड नॉट टू लिक्विडेट ऑन द फोर्सेबल फ्यूचर। ये कहना चाह रहा है कि फोर्सेबल मतलब आसपास के फ्यूचर में ये बंद नहीं करना चाहता। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, बंद करना। इसकी इंटेंशन क्या है, लॉन्ग टर्म चलाने की। इट प्रोवाइडेड दैट दे वर बेसिक्स शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। इसको कैसे पता चलता है, बैलेंस शीट में एसेट्स के बेस पे। जितनी एसेट्स ज्यादा होंगी किसी के पास, हम ये मान के चलेंगे कि उसका धंधा लंबा चलेगा। लिखना स्टार्ट करो। लिक्विडेट का मतलब होता है बंद कर देना, बंद हो जाना, शॉर्ट टर्म नहीं, बंद करना। अब दोबारा पढ़ो इसको। एंड वुड नॉट बी लिक्विडेट, लिक्विडेट मतलब क्लोज करना, इन द फोर्सेबल फ्यूचर। फोर्सेबल मतलब नियरेस्ट फ्यूचर। ठीक है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये नहीं लिखना आपको, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये नहीं लिखना, मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस assume that
shall be continuous for a foreseeable period. foreseeable के दो तीन मीनिंग होते हैं। फोर्सेबल का मतलब होता है कि जब, हाँ, कि इसको जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींचेंगे। फोर्सेबल पीरियड। देयर इज no intention to close the business. There is no intention to close the business in nearest future. समझ में आई ये बात या नहीं आई? हाँ भाई साहब, जैन साहब, दोबारा पढ़ो। इट कैन बी शो, कोमा लगा के लिखना, इट कैन बी शो बाय द फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस। For example, if a business purchase fixed assets for a long term, purchase a fixed assets for long term, then we assume business shall continue. कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट पॉइंट तो इसको आप भूलोगे नहीं कभी भी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को। एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसको आपको समझना होगा। एक बात बताओ मुझे, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये मैं हूं और ये मेरा बिजनेस है। मैंने मेरे बिजनेस को, ध्यान से समझना भाई, 1 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए कैपिटल लगा के स्टार्ट कर दिया। मैं मेरे घर से कितने लेके आया? 1 लाख, और किसको दे दिए? बिजनेस को। अब बिजनेस क्या करेगा? अपना काम करेगा। 1 लाख में से जो जो खरीदेगा खरीद लेगा, फिर सामान बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो ये बताओ मुझे, अकाउंटिंग हम बिजनेस की करेंगे या ओनर की? बिजनेस की। पैसा कौन कमा रहा? बिजनेस की ओनर? बिजनेस। और कमा के किसको दे रहा है? तो ये बताओ, ओनर बिजनेस के ऊपर एहसान कर रहा है कि नहीं कर रहा? एहसान वर्ड यूज कर देते हैं। एहसान कर रहा है, पैसे देके कर रहा है ना। 1 लाख रुपए क्यों दिए इसने? अगर इसको पता होता कि ये बिजनेस इसको लॉस देगा तो ये देता ही नहीं। इसने इसको क्यों दिए पैसे? तो हमारी अकाउंटिंग बोलती है कि भैया, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग। बिजनेस अलग और ओनर अलग। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की। बिजनेस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। मान लो 1 लाख में से बिजनेस ने 10,000 रुपए का अपना एक फर्नीचर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? ये फर्नीचर बताओ बिजनेस का है कि ओनर का? ओनर ये बोल सकता है क्या मेरा घर का है? नहीं बोल सकता। किसका ये? तो बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। सर अल्टीमेटली है तो इसकी, हाँ, वह सारे पैसे बिजनेस के। इसने, मालिक ने 1 लाख रुपए लगाए, वो 1 लाख रुपए लगाए का मतलब है बिजनेस को दिए, पैसा किसके पास आ गया? बिजनेस के पास। अब बिजनेस उसमें से जितने भी यूज करके जो भी करेगा, बिजनेस का पैसा है। अगर किसी बच्चे के माइंड में अभी भी आ जाए कि भैया ये बिजनेस तो है तो मालिक का ही,
मालिक का है। लेकिन मालिक अगर बीच में इंटरफेयर करता रहेगा उसके अकाउंटिंग के, ऐसे तो मालिक अपनी बीवी को डिनर पे लेके गया, तो बताओ मैं अकाउंटिंग कर दूं उसकी? उसका तो कोई रोल ही नहीं है। हम तो किसकी अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस की। तो याद रखना, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग। आप दुकान पे बैठे हो, अगर अपने घर की कोई दुकान है आपकी, तो अगर आपने वहां बैठे बैठे कुछ यूज कर लिया दुकान का, मान लो तुम्हारी किस चीज की दुकान, मान लें परफ्यूम की दुकान है, और आपने 5 परफ्यूम यूज कर लिए, तो बताओ दुकान की चीजों में से 5 परफ्यूम यूज हो गए कि नहीं हो गए? वो असल में तुमने किस लिए रखे थे? बेचने के लिए, और तुमने क्या कर लिया? उसका पर्सनल यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं चलता बिजनेस में, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी आपने कि वो 5 परफ्यूम कहां गए। आप ये नहीं बोल सकते मेरी दुकान में कुछ भी करूं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो आपको प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा अपना। ठीक है जी? तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। लेकिन मैं आगे की बात समझा रहा हूं, ये तो चैप्टर, ये तो पॉइंट खत्म हो गया। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस सेम होते हैं। लीगल कैसे? मान लो आपने दुकान के लिए किसी से लोन लिया और दुकान डूब गई आपकी, धंधा डूब गया। अब आप बोलोगे उसको कि भैया जाके दुकान से ले ले रुपए, ऐसा हो सकता है? वो तो आपसे लेगा ना। तो याद रखना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ओनर और बिजनेस एक दूसरे के सेम ही होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट से दोनों एक दूसरे के सेपरेट लीगल होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। लिखना स्टार्ट करो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका एक और नाम लिख लो, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या लिखोगे? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी पूरा लिखना है। ठीक है जी? अब ऐसा करो, इसको रीडिंग करो, अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। लिखो, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन बिजनेस हैज ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, सेपरेट, ठीक है? एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, अपने ओनर से क्या होती है? अलग होती है। देयरफॉर, फिर भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत अच्छी बात बोल रहा है ये। एंड नोट द ओनर, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल इन द बिजनेस। ओनर ने अगर 1 लाख रुपए कैपिटल लगाए, इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द ओनर। मैंने बताया था ना कि अगर 1 लाख रुपए लगाएगा बिजनेस के ऊपर, तो बिजनेस के ऊपर वो एहसान है, वो लायबिलिटी है, उधार होता है। बिल्कुल, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। एक तरह का बिजनेस के लिए क्या होगी? वो लायबिलिटी, क्योंकि ओनर ने उसको क्या दी है? 1 लाख। बिल्कुल, ओनर उसके ऊपर लायबिलिटी हो गया कि भैया 1 लाख दे रखे हैं तेरे को, कमा के दे मेरे को। ठीक है जी? तो इसको आप सेम का सेम लिख सकते हो, लिख लो, पूरा नहीं, लायबिलिटी ऑफ द ओनर तक, यहां तक। ये पता क्यों लिखवा रहा हूं मैं? क्योंकि आपको ना, या फिर ऐसा कर लो ना, मत लिखो, मैं इसकी वो दे दूंगा आपको, पीडीएफ दे देता हूं, वो क्या कहते हैं, प्रिंट करके दे देता हूं। ठीक है? मत लिखो। अगला, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बहुत अच्छे से बताया था पिछली कई क्लासों में। बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो पैसों में तोला जा सके, पैसों में जिसका वैल्यूएशन किया जा सके, पैसों में मेजर, मनी में मेजर किया जा सके। अगर उसका मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। ये हमारा प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल क्या है? ये तो बेसिक है वैसे तो, अगर इसको प्रिंसिपल ना भी बोलो तो भी नॉर्मल है। ये बताओ, जो चीज पैसों में मेजर हो ही नहीं सकती, उसको रिकॉर्ड कर दोगे क्या? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कैश नहीं, मनी में जिसका वैल्यूएशन किया जा सके। नहीं समझे? एक बात बताओ, मैंने एक लैपटॉप खरीदा। क्या खरीदा? लैपटॉप। अब ये लैपटॉप खरीदा मैंने 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख का।
और मैंने देखा कि ये लैपटॉप के ऊपर मुझे लगाना है डेप्रिसिएशन। मैंने कल क्लास में बताया था, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जितना आप लैपटॉप को यूज करोगे, जितनी भी एसेट्स को, वो क्या होती जाएंगी, घटती जाएंगी, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो मैंने अपने एक चार्टेड इंजीनियर को बुलाया। किसको बुलाया मैंने? एक तो होता चार्टेड अकाउंटेंट, एक होता चार्टेड इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है पता आपको? वो आपकी एसेट्स का वैल्यूएशन करता है कि ये कितने साल तक यूज होगी, उसके बाद आप इसका यूज ना करें तो अच्छा है। उसने कह दिया कि ये लैपटॉप 10 साल चलेगा। कितने साल? तो हर साल आप कितना यूज करोगे? 10,000 रुपए का। 1 लाख का टोटल खरीदा, 10 साल तक चलेगा, तो कितने का यूज करोगे? 10,000। अब ये बताओ, ये 10,000 रुपए का लैपटॉप हर साल यूज कर रहे हो आप? कर रहे हो, क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने क्या कहा था कि 10 साल तक यूज होगा ये। तो वो 10,000 रुपए आप किसी को पे थोड़ी ना कर रहे हो, पहले ही पे कर दिए थे, लेकिन फिर भी उस 10,000 को आप अपने खर्चों में दिखाओगे। क्या करोगे? अपने एक्सपेंस में शो करोगे। क्यों? दिखा दिए ना। 1 लाख की तो अपन ने एसेट्स खरीदी थी। क्या खरीदी थी? कैपिटल नेचर का खर्चा किया था, याद हो तो आपको। किस नेचर का? लेकिन जो 10,000 हर साल यूज कर रहे हो आप, वो रिवेन्यू नेचर का हो गया। हाँ, क्योंकि 10 साल बाद आपको दोबारा भी तो खरीदना है उसको, समझ रहे हो? नया खरीदना पड़ेगा आपको, बिल्कुल, एक और एंट्री होगी। मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये अकाउंट की थोड़ी सी आगे की बातें हैं, लेकिन बता देंगे। ये बताओ, ये 10,000 रुपए आप किसी को पे तो नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने खर्चों में इसको शो करोगे। अभी के लिए मान लो, एक बार माइनस करते रहोगे। तो ये मनी की वैल्यू में मेजर तो किया है, बट कैश में थोड़ी ना पे किया है। इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू, जिसका कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, बट पैसों में जिसको तोला जा सके। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि मान लो कोई वर्कर है आपका, बहुत अच्छा है, काम कर रहा है, लेकिन आप उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे कि ये अच्छा है। बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि एक मान लो कोई बंदा आता है, उस दिन अच्छा काम होता है, वो नहीं आता तो बुरा काम होता है, तो आप उसकी ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही बोलता है कि आप वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सके, या मनी की फॉर्म में जिसको डिफाइन किया जा सके। देखिए, this concept state that transaction and event that can be expressed in money term are recorded in the books of account। बस यहाँ तक का आपका कंसेप्ट, आगे का करना था। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉन मॉनेटरी कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? लिखने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा, ये टेंशन मतलब। ठीक है, ठीक है। इसने कहा कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब कोई बंदा कैपेबल है, कोई नहीं है, और आपने दोनों को अपॉइंट कर लिया, अब आप सैलरी दोनों को दे रहे हो। अब ये थोड़ी बोलोगे ये ज़्यादा कैपेबल है, ये कम कैपेबल है, दोनों को सैलरी दे रहे हो जी। इंक्रीमेंट बोनस ना, वो बात की बात है। मुझे एक बार बताओ, कैपेबल की कोई एंट्री करोगे क्या? बस फिर पैसे इसको कितने दिए, इसको कितने दिए, ये रिकॉर्ड करोगे ना। बोनस बोल लो, कुछ बोल लो, सैलरी बोल लो, जो भी वर्ड आप देखना चाहो, लेकिन दोनों में आप मनी की वो करोगे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, 3 हो गए। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हर बिजनेस के अकाउंटिंग करने का एक फिक्स पीरियड दे दिया गया, जो कि लगभग, मैंने क्या बोला, लगभग 12 मंथ का होता है। कितने का? और लगभग ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है किसी साल में, और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है। उस पीरियड के दौरान आप जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे उनको रिकॉर्ड करो, उनसे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो, और फिर अगले साल का रिकॉर्ड करो। ठीक है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। 12 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, ज्यादा का कुछ नहीं यार, प्रॉफिट क्वार्टरली कैलकुलेट नहीं कर सकता तुम। क्वार्टरली क्यों कैलकुलेट करेगा? रीजन तो बताओ। इतना खर्चा हो जाएगा तुम्हारा, अकाउंटेंट को बुलाएगा, फिर तो सीनियर अकाउंटेंट को बुलाएगा, हर क्वार्टर को क्यों कर रहा है? साल में एक बार कर ले। जब सारी दुनिया कर रही है, जब प्रिंसिपल ही बना दिया लोगों ने, तो तू धक्के से क्यों कर रहा है? ठीक है, अगर तू छोटा बिजनेस है तो चाहे तू रोज कर ले कि आज मेरे पास 100 रुपये आए। रिक्शा वाला क्या करता है?
200 आए, 100 खर्च हो गए, प्रॉफिट कितना, 100 रुपये जेब में बच गए। ऐसे कर ले। मैं धंधे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, और तुम बात कर रहे हो बस अपनी दुनिया की, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, जिसके बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दो चीजें पता करते हैं हम, प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बाय डिफरेंट यूजर एट रेगुलर इंटरवल फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिले जो आपको बिजनेस को लेके डिसीजन लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये, अच्छा एक बार बताओ, इसने कहीं पे 12 महीने बताया क्या? नहीं बताया। इसने कहीं पे ये बताया क्या कि 1 अप्रैल को स्टार्ट करो 31 मार्च को खत्म करो? नहीं। ये दोनों चीजें हम अपनी अजम्पशन से करते हैं। तो इसने, अकाउंट ने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि 1 अप्रैल को स्टार्ट करो और 31 मार्च को खत्म करो, लेकिन ये बस यूनिवर्सल है, तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अकाउंट ने सिर्फ एक ही बात बोली कि एक ऐसा पीरियड जिसके बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो उनको रिकॉर्ड करके आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर लो, उसको क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पीरियड। वो 12 महीने वाला हमने जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? चलिए जी, हो सकता है 12 महीने से ज्यादा हो सकता है, और लगभग 18 महीने तक का हो सकता है, ठीक है। बट लगभग बिजनेस नहीं करते, मतलब ये ना के बराबर है। कोई सुनेगा तो उसको अजीब लगेगा, बट 18 महीने तक हो सकता है, ठीक है जी। एक और कर लेते हैं बस, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। मैचिंग कंसेप्ट होता क्या है, इसके बारे में सुनो। मैचिंग का मतलब ये नहीं मैच मैच करके पहन लिया, ऐसा नहीं होता। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब समझो। जिस साल में आप जितनी इनकम कमा रहे हो उस साल में खर्चे भी तो होंगे ना, समझ रहे मेरी बात। जिस साल में अर्निंग, जिस पीरियड में, साल छोड़ो, साल तो बड़ी यूज नहीं करता अकाउंट। अकाउंट क्या बोलता है, जिस पीरियड में आप अर्निंग कर रहे हो, कमा रहे हो, इनकम आ रही है, उसमें खर्चे भी हो रहे हैं। तो जिस पीरियड की इनकम है उस पीरियड के खर्चे भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो। बात समझ में आई? जिस पीरियड की इनकम कमा रहे हो, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, जिस साल की इनकम कमा रहे हो उस साल के खर्चे उसी साल में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। अगर मैं रिकॉर्ड ना करूं तो मेरा प्रॉफिट ठीक आएगा ही गलत आएगा? तो ये बात बोली क्यों? ये तो हम करते ही हैं। ये बात, इसके लिए असम्पशन बनाने की, कंसेप्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अगले साल डाल देते हैं कुछ लोग, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, अगले साल डाल देते हैं। नहीं, आज मैं आपको एक नई बात बताता हूं जो 11th क्लास के लिए नई है। एक बार बताओ, इस साल मैंने खर्चा किया 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए का मैंने क्या करवा लिया, मैंने कुछ भी खरीद लिया, मान लो कोई भी सामान खरीद लिया, रिवेन्यू की तरह खर्चा कर लिया। खर्चा किया 1 लाख, मैंने पेमेंट की 80,000, 20,000 रुपये उधार, 20,000 रुपये अभी तक पे नहीं किया। ये बताओ, मुझे पे तो करना था ना, खर्चा तो हो गया, पे क्यों नहीं किया मैंने? क्यों नहीं किया? पैसे नहीं होंगे, और वो हमारा भाई साहब होगा कि भाई साहब चलो ले लेना, अगले साल ले लेना, या फिर थोड़े दिन बाद ले लेना, ऐसे भी तो हो सकता है ना। ये बताओ, खर्चा हो चुका कि नहीं हो चुका? कुछ लोग क्या करते थे, जितना पेमेंट किया है ना बस उसको रिकॉर्ड कर देते थे, जो पे नहीं किया उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे। वो क्या करते थे, अगले साल पे करते थे उसको, और अगले साल की अकाउंटिंग में शो करते थे। लेकिन अकाउंट ने क्या कहा कि इस साल का खर्चा इसी साल में दिखाओ। इस साल का खर्चा चाहे आपने पे किया हो चाहे आपने पे ना किया हो। समझ में आया? अगले साल क्यों दिखाएगा, इसी साल में दिखाएगा, ठीक है। अगले साल अगर वो पैसा मिला है तो उसको पैसे में ऐड कर दो, बाकी कहीं पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट कौन सा, पैसा आया सिर्फ, प्रॉफिट नहीं आया। पैसा और प्रॉफिट में डिफरेंस है। खर्चा वो किस साल का है, इस साल का, तो इस साल के खर्चे में मैंने दिखा दिया, तो अगले साल को भूल जाओ। अब अगले साल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो होगा वो बाद की बात है।
जो अगले साल मिलेंगे उसको मैं अभी फोकस मत करो। ये मान लो कि उसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट हमें मिलेंगे, अच्छा उसको मिलेंगे, हाँ उसको मिलेंगे, वो अपने आप डाल देगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1-2 क्लास, क्योंकि एक्चुअली आज बता दिया ना मैंने, तो फिर तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है जी, एक और थोड़ा सा और पजल करने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे कि आप लोग और ज्यादा सिंपल हो जाए। पिछले साल मैंने कुछ खर्चा पे कर दिया था कि भैया इस साल मुझे काम करवाना आपसे, पिछले साल पे कर दिया था मैंने, और मैंने काम करवाना है इस साल में। तो बताओ वो रियल में खर्चा पिछले साल का था कि इस साल का था? इस साल का था। तो पिछले साल मैंने एडवांस में पे कर दिया था। क्या वर्ड यूज किया मैंने? एडवांस में। तो वो इस साल के खर्चे में ऐड करूं या पिछले साल में डालूं? इस साल के। तो मैंने 2 खर्चे बताए, 2 ऐसे खर्चे थे जिसमें कंफ्यूज होते थे बच्चे मतलब लोग। एक तो जो मैंने पिछले साल पे कर दिया था वो इस साल का खर्चा, और इस साल का खर्चा अगर पे नहीं किया तो लोग किस में डाल देते थे? अगले साल में। लेकिन दोनों खर्चे किससे रिलेटेड हैं? करंट ईयर से। तो ये मैचिंग कंसेप्ट यही बोलता है कि भैया आपने चाहे पे जिस साल खर्चा किया है उसी साल आप क्या करो, उसको रिकॉर्ड करो। पे नहीं, रिकॉर्ड करो। पे चाहे आपने पिछले साल किया हो चाहे अगले साल किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़िए, बिल्कुल उसी साल में होगा। सर इसके न्यूमेरिकल मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भैया ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए तो हम बैठे हैं। तो अभी तो हम रूल पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिखिए, देखिए, द मैचिंग कंसेप्ट स्टेट दैट एक्सपेंस इनकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड। इट फॉलो फ्रॉम दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। जिस साल में रेवेन्यू कमाया है, रेवेन्यू मतलब इनकम, उस साल के खर्चे सेम पीरियड में आपको रिकॉर्ड करने होंगे। समझे कि नहीं समझे? ये एग्जांपल दे दिया सेम बात का, जो हम इतनी देर से एग्जांपल दे रहे थे। ठीक है जी, कोई समझ में आया? एक और करें, एक और कर लेते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। क्या कर लेते हैं? ये मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसेट्स, मान लो मैंने एक बिल्डिंग आज से 50 साल पहले 10,000 रुपए की खरीदी थी दिल्ली में, आज उसके रेट क्या होंगे? 1 करोड़। तो आप अपने अकाउंट में मार्केट वैल्यू शो नहीं करोगे, आज 1 करोड़ की है वो, बट आपने खरीदी थी 10,000 की। तो आप अकाउंट में किसको रिकॉर्ड करोगे? 10,000 को। 1 करोड़ को रिकॉर्ड, हाँ आप उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हो टाइम टू टाइम, डेप्रीसिएशन लगा के। क्या लगा के? कि भाई हमने यूज की है तो इसका डेप्रिसिएशन लगाना है। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द परचेज प्राइस व्हिच इंक्लूड परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। याद है मैंने बताया था इंस्टॉलेशन सारे खर्चे उसमें ऐड करोगे। आप लोगों के लिए क्लास है भाई, उसका नाम है रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, तो कोई भी एसेट्स खरीदोगे ना आप, उसको लाने में जितने खर्चे लगेंगे, उसको इंस्टॉल करने के जितने खर्चे लगेंगे, वो सारे खर्चे उस एसेट्स की वैल्यू में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी, बिल्कुल 10 लाख की क्या खरीदी? एक मशीन खरीदी। वो थी कहां पे? साउथ में कहीं पे थी, मुंबई में थी। मुंबई से दिल्ली खरीदी, दिल्ली लेके आए, तो ट्रांसपोर्ट खर्चा लगेगा। मान लो 1 लाख रुपए इस पे ट्रांसपोर्ट खर्चा लग गया। वहां से एक इंजीनियर आया, क्योंकि आपको इंस्टॉल फिटिंग करने के लिए, वो 50,000 रुपए की। तो ये मशीन अब कितने की होगी आपकी? आप 10 लाख की नहीं बोलोगे, कितनी की बोलोगे? 11 लाख। इसके ऊपर हमने पूरी एक क्लास दे रखी है जिसका नाम दिया है रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। मैं अभी अपलोड कर रखी है, वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो वो आप देखोगे तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? मेन अभी हमारा यही था कि कोई भी एसेट्स आप खरीदी है तो आप क्या करोगे? उसको बुक वैल्यू परचेज वैल्यू पे शो करोगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास काफी अच्छी रही।